Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. Today we will start with another topic of plant pathology. और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट, हमने बहुत बार पढ़ा है कि एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है प्लांट की पैथोजन की ग्रोथ को. ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पैथोजन की ग्रोथ के लिए. हमने ये बहुत बार रीड करा है, लेकिन कैसे करता है ये हमने अब तक एक बार भी नहीं देखा कि कैसे वो अफेक्ट करता है ना. तो आज हम वही पढ़ेंगे कि किस तरह से एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ को और किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए. उससे पहले मैंने ये जो वीडियो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स वाला, ये मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है. उसका रीज़न ये है कि अगर मैं वीडियो को 30 मिनट के लिए या 35 मिनट का लंबा कर दूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, क्योंकि दिस इज़ द कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, है ना. तो इसीलिए मैंने 2 पार्ट्स में बनाया ताकि आप लोग बोर ना हो. 10-12 मिनट की वीडियो को सुन के आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करो कि अब बोरियत वाला कुछ नहीं है प्लांट पैथोलॉजी में. धीरे धीरे कवर करेंगे तो टाइमली कवर हो जाएगा. बस थोड़ा सा प्रॉब्लम इस टाइम हो रहा है मेरे को रिकॉर्ड करने में और थोड़ी मेरी वीडियो डिले हो रही है. उसका रीज़न ये है कि घर में इस टाइम सब हैं तो थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल हो जाता है. बट आई मेक श्योर टू बी ऑन द रेगुलर बेसिस, राइट. और एक और चीज़ कि अभी हमारे जो YouTube चैनल है उसका एक ऐप भी बन गया है. ठीक है, तो आपको जितनी भी वीडियोस के लिंक हैं वो डायरेक्टली आपको वहाँ से मिल जाएंगे. और इवन वहाँ पे हमने कुछ हैंड रिटन नोट्स और बाकी नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं इस टाइम पे. तो आपको वो जो लिंक है हमारी ऐप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन डिजीज़ डेवलपमेंट. डिजीज़ के डेवलपमेंट में जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो किस तरह से इफेक्ट करता है, आज हम ये सब देखते हैं. तो सबसे पहले हमारा है कि सॉरी, तो एनवायरनमेंट में क्या है. सबसे पहले हमारी आती है कि ह्यूमिडिटी कितनी है या रेनफॉल क्या हो रहा है. सो जो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में यही सारी चीज़ें आती हैं कि ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल या फिर कोल्ड वार्म, ठीक है, और मॉइस्चर. तो बस बेसिकली हमें यही सब चीज़ें पढ़ना है. जो एनवायरनमेंट वर्ड सुन के सबसे पहले हमारे दिमाग में आए, हमें उन सब चीज़ों के बारे में ही हमें स्टडी करनी है आज. ठीक है, तो जो प्लांट डिजीज़ है वो बेसिकली उसके लिए जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है वो होती है ह्यूमिड. जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा, जितना ज़्यादा वेट एरिया होगा, ठीक है, तो चाहे वो कोल्ड एनवायरनमेंट में हो चाहे वो वार्म एनवायरनमेंट में या फिर किसी ट्रॉपिकल टेम्परेचर में हो, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता. लेकिन वो ह्यूमिडिटी मांगते हैं, वो मॉइस्चर मांगते हैं. सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन वही होती है उनके लिए. So, disease most commonly occur during wet, warm days and night and on plant heavily fertilized with nitrogenous fertilizer. So, soil का जो texture है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो disease है वो किस तरह से डेवलप हो रही है. ठीक है, लेकिन वो एक सेकेंडरी फैक्टर है. तो प्राइमरी फैक्टर हमारा क्या है, एनवायरनमेंट ही है. एनवायरनमेंट देन उसके बाद जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या आ जाते हैं, विंड, लाइट, पीएच, ये सॉइल का स्ट्रक्चर. जैसे हमने बताया कि सॉइल का स्ट्रक्चर जो है उस पर डिपेंड करता है हाउ, कि किसी फर्टिलाइज़र का टॉक्सिसिटी होना या फिर किसी भी फर्टिलाइज़र का अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होना, ये किसी भी पैथोजन की डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है. सो किसी भी पैथोजन की डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर है वो बहुत मेजर रोल वो करता है, प्ले करता है. सो ओके, सो बेसिकली होता क्या है कि जो टेम्परेचर है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है किसी भी प्लांट के पैथोजन को डेवलप करने के लिए. ठीक है, और हर स्टेज पे अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे स्पोर फॉर्मेशन का एक स्टेज है, फिर जर्मिनेशन का स्टेज है, देन माइसीलियम ग्रोथ का स्टेज है. तो दे ऑल वांट डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ. नाउ द बेसिकली क्या होता है, हमने ये सुना है कि जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो एक मेंटेन रहता है -196 डिग्री सेल्सियस एंड अदर्स. ठीक है, तो वो डिपेंड करते हैं कि आप किस फ्रूट वेजिटेबल को
स्टोर कर रहे हैं या मे बी सीड्स को आप स्टोर कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टॉक स्टोर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। सो हम स्टोरेज में टेम्परेचर को मेंटेन क्यों रखते हैं, उसका रीज़न एक ये भी है कि उससे क्या होता है, वो एक जो फंगस है या फिर जो बैक्टीरिया उसके ऊपर लग सकता है, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर अपने ग्रोथ के लिए नहीं मिलता। हम उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर उसको स्टोर रखते हैं, उस टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया फंजाई आके हमारे प्रोडक्ट को, हमारे एक यील्ड को ख़राब ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पैथोजन, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी फंजाई की ग्रोथ के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या होता है, जब बारिश का मौसम होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एल्गी लगती है, ग्रीन 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 पूरे पानी पे, या कोई प्लांट है जिसमें अपने जल्दी जल्दी फ्लोइंग नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि मिट्टी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की पूरे में कवरिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, जहाँ पे वेट ज़्यादा है, जो सॉइल वेट ज़्यादा है, उसके ऊपर वो चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट और टेम्परेचर की इम्पोर्टेंस क्या है। सो इन टेम्परेट रीजन्स लो टेम्परेचर ड्यूरिंग लेट फॉल, विंटर और अर्ली स्प्रिंग आर नॉट कॉन्जीनियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पैथोजन। ठीक है, सो ये पैथोजन का क्या बोलते हैं, कौन सा विंटर में या अर्ली स्प्रिंग सीजन में बेसिकली क्या होता है, पैथोजन की डेवलपमेंट नहीं होती है, लेकिन आफ्टर स्प्रिंग सीजन पैथोजन की डेवलपमेंट होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मल एवरीडे लाइफ में अगर मैं बात करूं, सबके घर पे छोटा मोटा कोई किचन गार्डन या फिर 2 4 5 प्लांट्स तो होते ही हैं, चाहे वो फ्लावर्स के हों या किसी वेजिटेबल के लगाए हुए हों। तो क्या होता है कि जो गर्मी है, जो ये वाला मौसम चल रहा है जून जुलाई वाला, तो इस टाइम पे क्या होगा कि आपने देखा होगा कि मोस्टली प्लांट्स में आपको लीफ माइनर दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वार्म के टाइम पे ही, मतलब जब हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं उसी टाइम पे ही वो ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, जैसे टोमेटो हो गया या फिर कोई भी वेजिटेबल क्रॉप आप घर में अगर लगा रहे हो तो आपको दिखेगा, अदरवाइज मैरीगोल्ड वगैरह में भी आपको दिख जाएगा कि आपको वहाँ पे लीफ माइनर दिख जाएगा। ठीक है, लीफ माइनर क्या होता है, लीव्स के ऊपर लगता है और बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो थ्रेड की तरह से पूरी लीव्स में घुमा हुआ होता है, और एक स्टेज के बाद वो लीव्स को पूरा कर्ल करके सुखा देता है और फिर वो अपने आप ही वो हो जाती हैं, गिर जाते हैं, टूट जाती हैं लीव्स। ठीक है, तो ये हमारा लीफ माइनर होता है और ये जो हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है ऐसे टेम्परेचर में दिखता है। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल हो गया, आप उसको नॉर्मल लाइफ में, मतलब बेसिक कहीं पे भी 2 4 प्लांट्स भी लगे हुए हो तो बहुत कॉमन डिजीज़ है, बहुत जल्दी लग जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 7 में आपको दिख रहा होगा, फॉर स्टेम रस्ट ऑफ वीट के लिए पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रिटिकाया होता है, तो उसकी जो कंप्लीट इन्फेक्शन साइकिल होती है वो 22 डेज़ के लिए 5 डिग्री टेम्परेचर मांगते हैं, देन 15 डेज 10 डिग्री सेल्सियस, देन 5 to 6 डेज 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेसिकली एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये जो इन्फेक्शन साइकिल है वो वर्क कर सकती है, कोई भी पैथोजन है वो एक्टिव हो सकता है। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया कि टेम्परेचर के साथ साथ हर जगह बात आई है मॉइस्चर की भी, तो मॉइस्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। सो मॉइस्चर इन्फ्लुएंसेस द इनिशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज इन मैनी इंटर रिलेटेड वेज। ठीक है, किस तरह से करता है कि कोई भी जगह हॉट है, ठीक है, कहीं पे भी वार्म एनवायरनमेंट है, इस टाइम समर सीजन चल रहा है, तो क्या होता है कि कहीं पे जैसे मान लो कि कोई एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर तुम्हारे घर में कोई पॉट लगा हुआ है और तुमने पॉट में ज़्यादा पानी दे दिया, आप तुम सुबह भी दे रहे हो, शाम को भी दे रहे हो, सुबह भी दे रहे हो, शाम को भी दे रहे हो, तो क्या हुआ, उसकी जो सॉइल है वो हर टाइम वेट रही, उस वेट सॉइल और हॉट टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, उस पैथोजन को अपने डेवलपमेंट के लिए एक फेवरेबल कंडीशन मिल गई, क्योंकि उसको मॉइस्चर भी मिल गया और जो उसको हॉट टेम्परेचर चाहिए था उसको वो भी मिल गया, तो वो इजीली डेवलप कर पाता है। ठीक है, और अगर आप बात करो फील्ड्स की, तो फील्ड्स में क्या होगा, इरिगेशन वाटर की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो टेम्परेचर और मॉइस्चर का रिलेशन है वो इसी तरह से है जैसे कि छोले भटूरे के साथ लस्सी मिल जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि हमें बहुत मज़ा आता है, ऐसे ही हमारे
जो पैथोजन होते हैं, जो डिजीज़ होती हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, वो ईजिली डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। सो मॉइस्चर इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ फंगल स्पोर्स and penetration of host by germ tubes, right? And the moisture in the form of splashing rain and running water also plays an important role in the distribution and spread of many of the pathogens on the same plant and on the other plants, right? The next one is effect of rainfall. अब rainfall का क्या effect है कि मान लो किसी भी जगह पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, या दिल्ली में अगर तुम देख के चलो कि इस टाइम पे 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, वेरी करता है 38 to 40 के बीच में ही, 41 भी कई बार दिन में चला जाता है। तो अगर इस कंडीशन में रेनफॉल हो जाए, ठीक है, तो रेनफॉल होने से क्या होगा कि एक टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और मॉइस्चर बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा हॉट एरिया है, ऊपर से वहाँ पे रेनफॉल हो गया, तो वो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी, लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, किसी भी पैथोजन के डेवलपमेंट के लिए उसको एक प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी ताकि वो ग्रो कर पाए, ठीक है। सो द अकरेंस ऑफ मैनी डिजीज इन अ पर्टिकुलर रीजन इज क्लोजली कोरिलेटेड विद द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल विद इन द ईयर। किस अमाउंट में रेनफॉल हो रही है उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, या एप्पल स्कैब डिजीज़ है, पाउडरी डाउनी मेल्ड्यू है, पाउडरी मेल्ड्यू है, फायर ब्लाइट है, ये सारे डिजीज़ ऐसी हैं जिनको हैवी रेनफॉल चाहिए होती है, जिनको हैवी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक रेंज दी हुई है एप्पल स्कैब की 18 to 23 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, राइट। अब देखो टेम्परेचर भी वेरी करता है ह्यूमिडिटी के साथ। अगर सिर्फ टेम्परेचर होगा, हॉट कंडीशंस होंगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो भी जो डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको एक ह्यूमिड कंडीशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ द इफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ वेरी क्रिटिकल इन फंगल स्पोर जर्मिनेशन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है किसके लिए? फंगल की जर्मिनेशन के लिए एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज रूट्स। ओके, सो हमने जो देख लिया कि जो फंगस की ग्रोथ है, उसकी डेवलपमेंट है, उसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्रिटिकल रोल प्ले करती है। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है कि बेसिकली जब भी जितना भी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे टेम्परेचर, हमारे उसमें एनवायरनमेंट में, ठीक है, उसका जो परसेंटेज है वो होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। So the rhizophus soft root of sweet potato is an example of storage disease that does not develop if relative humidity is maintained. अगर relative humidity maintained है तो वो develop नहीं होगी at 85 to 90%. Even if the storage temperature is optimum for the growth of the pathogen, under these conditions, the sweet potato root produces corny tissues that wall of the rhizopus fungus, right? So relative humidity एक बहुत important role play करती है किसी भी fungus की growth के लिए। Okay, so this is all for today's lecture, and इसके बाद के जो next पार्ट्स हैं, जैसे सॉइल का pH हो गया या फिर हमने सॉइल टेक्सचर की बात करी थी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, एंड पार्ट 2 विल बी ऑन द चैनल on Monday, maybe Monday or maybe next Thursday. Okay, so thanks for watching, and you can follow us on Instagram for more updates for agriculture quizzes, and you can join us on Telegram also for the PPT, and you can get the link of PPT in description also. So thanks for watching.